सेशन रिलेटेड कोई सवाल है या फिर कोई फीडबैक के इस तरह से नहीं, हमें किसी और अप्रोच से जो है वो तरह से तो जो है वो बता सकते हैं। अदरवाइज देख रही थी कि हमारे पास जो जिस तरह से आइल्स का टेस्ट होता है कि उसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं और जो है वो हम लोग जो है वो डेली का हर मॉड्यूल का एक एक टेस्ट है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारी जो है वो इनफ प्रैक्टिस ना हो। बट ये जो मैथ का मॉड्यूल है जीआरई का, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले इसके कंसेप्ट पता हो तो फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अगर मेरी आवाज़ में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन वगैरह हो तो मुझे बता दीजिएगा। सही है। तो बेसिकली जो मैथ का मॉड्यूल है हमारा जीआरई का, उसमें जो है वो दो सेक्शन होते हैं। दोनों सेक्शन में हमारा जो कंटेंट है जीआरई का उसके क्वेश्चन जो हैं वो मिक्सअप होते हैं। सही है। तो मैंने ये सोचा है कि हम लोग जो हैं वो कल कोई 2 दिन और लगा कर कुछ मैक्सिमम कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर कर लेंगे और फिर डेली क्लास में हाफ टाइम जो है वो हम लोग कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लिया करेंगे और हाफ टाइम में जो है वो हम लोग अपने जो कुछ पेपर जो है वो कुछ क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। सही है। वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो कंटेंट शेयर कर दूंगी जहाँ से आप लोग जो है वो अपने एंड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर कोई मसला हो, किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। कल हम लोगों ने पीछे जो देखा है वो बहुत सी चीज़ें थी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या है, और ये जो प्राइम नंबर के कल कंसेप्ट डिस्कस किए थे। मैं देख रही थी कि इनके क्वेश्चन भी जो है वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उनके अंदर जो है ये क्वेश्चन आए हुए थे। सही है। तो आप लोग अपने एंड पे भी जो है वो प्रैक्टिस किया करें। फ्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो आपको होगा। ठीक है। फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास एक नंबर है। ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग जो इन कंसेप्ट को देखेंगे कि हमारे पास एक नंबर है। ठीक है। जो कि हमारे पास लिखा जाता है यूं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं सी और डी। मैंने उनकी फ्रैक्शन बनानी हो तो मैं यूं लिख सकती हूँ, सी ओवर डी भी लिख सकती हूँ, और अगर मैं उसको यूं लिखूँ तो डी ओवर सी, तो अभी वो मेरे पास जो है वो फ्रैक्शन बन जाएगी। सही हो गया। अब ये जो सी है हमारे पास ये इस फ्रैक्शन का नोमिनेटर है, और जो डी है हमारे पास वो जो है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है। जो नीचे ओवर के अंडर जो वर्ड है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, देन वी विल स्टार्ट अगेन। मतलब ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो नंबर ये सी ओवर डी की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, सी ओवर डी कोई भी नंबर हो सकते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। सही है। तो ये रैशनल नंबर्स भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो फॉलो होनी चाहिए, फिर हम उन्हें रैशनल रैशनल नंबर्स कहेंगे। सही है। तो ये फ्रैक्शन होती है। नीचे में हम स्क्रॉल कीजिएगा इस पे एग्जाम्पल पे। अब वो क्या मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन -7/4/5 गिव्स। सो वो उसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो ये हमें आंसर मिल रहे हैं। सही है। यानी सिंपल 4/4 से मल्टीप्लाई करवाया, कुछ इसके अंदर और नहीं किया। ये देखें 4/4 से मल्टीप्लाई कराया, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ऊपर वाले यानी ये जो सी का पार्ट है वो भी सेपरेट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इससे सेपरेट मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इस वजह से ये -28/20 आंसर आ गया। तो अगर नेगेटिव वन से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सिंपल इसके ना इसके साइन चेंज हो रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यानी मल्टीप्लिकेशन वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हो रही है। जी, ऐसा ही है। और उससे नेक्स्ट जो है ये भी जो 1.2.2 वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है उसने बताया हुआ है कि हम लोग इन तीनों तरह से लिखें। ठीक है। अगर मैं 7 के साथ माइनस लगा दूं, डिनोमिनेटर में लगा दूं, या यूं क्वोशंट में एक साइड पे लगा दूं, तो ये जो है वो एक ही तरह की फ्रैक्शन है। ठीक है। ये तीनों सेम ही है। सही है।
उस पर नीचे इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बात की हुई है कि जिस तरह से हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो, ठीक है, लाइक 8/16 हो, 5/10 हो, जिसके आगे मजीद जो है वो फैक्टराइज जिसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम लोग जो है वो जल्दी से क्या करते हैं कि जल्दी से फैक्टर निकाल के उस पर मजीद जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, सही है। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने 40/72 में को रिड्यूस किया हुआ है 5/9 में, और ये जो 8 और 9 जो है ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर बताया हुआ कि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जस्ट दो फ्रैक्शन है, जिस तरह से हमारे पास एक है -8/11, दूसरी है 5/11, ठीक है। तो जैसे हम लोग जो है वो एलसीएम लेते हैं छोटी क्लासेस में, सेम उसी तरह से है कि जो कॉमन है नीचे वो लिखते हैं मैंने 11, और -8 + 5 जो है वो -3/11 जो है वो आ जाएगा, सही है। ये माइनस आप 3 के साथ लिखें, 11 के साथ लिखें, या साइड पे लिखते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि add two fractions 1/3 and 2/5, first note that 15 is common denominator of the fractions। अच्छा, यहाँ पर जो फ्रैक्शंस को ऐड किया गया है, ठीक है, यहाँ पर उनके न्यूमरेटर जो है वो कॉमन है, ठीक है। और इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, 1/3 है, और जो सेकंड वन है वो है 2/5, -2/5, सही है। तो यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों के डिफरेंट है, सही है। तो जब मैंने इस तरह की जो है वो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, तो उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जिस तरह से ये 1/3 वाली है, तो उसने क्या किया है कि पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिए 5 के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/15। बेसिकली यहाँ पर वो इस 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए करवा रहा है ताकि जो दोनों फ्रैक्शंस हैं उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल हो जाए। जिस तरह से इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, तो इसका डिनोमिनेटर 15 बन गया। इसको 3 के साथ करवा के तो 15 बना लिया। इसको एक और तरह से भी हम लोग सॉल्व करते हैं, वो मेथड भी आप सबको आता है कि मैं डायरेक्टली 5 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ यूं करके, ठीक है। और अब 3 को 15 को डिवाइड करूँ 3 पे, तो मेरे पास आ जाएगा फिर 5, ठीक है, 5। और अगर मैं 5 3 15 और 3 2 6, तो ये बन जाएगा -6। इस तरह से भी आप लोग चाहे वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने ना कहीं पे गलती कर दी है शायद। 5 3 और 3 15, 5 1 +5, नहीं ठीक है, सही है। तो उसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/15, सही है। मैथ के क्वेश्चंस हैं वो जीआरई का जो मैथ का मॉड्यूल है वो रिलेटिवली अदर मॉड्यूल्स हैं वो इजी है, ठीक है। तो बस इसमें ये होता है कि आपको जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन में किसी किस्म की गलती ना हो, ठीक है। और जो है वो उसके बाद आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। पहले हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन और एडिशन को देखा है। यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाइंग और डिवीजन के बारे में बताया हुआ, ठीक है, कि दो फैक्टर को डिवाइड कैसे, सॉरी, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। यहाँ पर एक फ्रैक्शन ये है और दूसरी फ्रैक्शन मेरे पास ये है। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये बन जाएगा -10 और नीचे 20 बन जाएगा। दूसरी एग्जांपल में जो है वो वहां पर भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये जो 1.2.8 है, यहाँ पर जो है वो उसको डिवाइड करवाया हुआ है दो फ्रैक्शंस को। तो जब भी दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना, जिस तरह से मेरे पास एक ये फ्रैक्शन है a/b, ठीक है, और दूसरी जो मेरे पास फ्रैक्शन है वो है मेरे पास c/d, ठीक है। तो जब भी मैंने इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है तो मैं करूंगी कि इस जो ये वाली फ्रैक्शन है इसको मैं इन्वर्स करके पहली फ्रैक्शन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगी, सेम जिस तरह से यहाँ पर क्या हुआ 17/18। और 3/5 सेकंड फ्रैक्शन को मैंने जो है वो इन्वर्स लिया, मतलब रिवर्स किया, 5/3 किया, और जो मल्टीप्लाई करके जो बना है वो मैंने आंसर में लिख दिया। इस तरह से भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं, मतलब डिवाइड में, 17/18 के डिवीजन में मैंने लिखा थी 3/5, और फिर मैंने इसको जो है वो क्या कहते हैं रिवर्स कर दिया, सही। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिक्स नंबर्स के बारे में, कि मिक्स नंबर क्या होते हैं। मिक्स नंबर जिस तरह से हम लोगों ने छोटी क्लासेस में मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है, सिंपल वो ही जो है वो मिक्स नंबर होते हैं। एन एक्सप्रेशन सच एज 4 क्वेश्चन 3/8 जो है वो हमारे पास मिक्स नंबर होगा।
इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर पार्ट एंड एन फ्रैक्शन पार्ट। इसमें एक इंटीजर पार्ट बनता है, ये वाला जो है ये इंटीजर पार्ट है, ये दूसरी जो वो फ्रैक्शन है, ठीक है। और डेट हैज फ्रैक्शन पार्ट हैज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। द मिक्स नंबर 4 होल 3/8 मीन्स 4 + 3/8, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखूं या इस तरह से लिखूं, इन दोनों के आंसर सॉल्व करने के बाद जो है वो सेम आएंगे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 32। 32 + 3 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 35, सही है। ये बन जाएगा 35/8। और अगर मैं इसको करूँ तो इसका भी मैं पहले जब वो एलसीएम वगैरह लूंगी, ठीक है। 8 4 32, और 32 में 3 प्लस किया तो ये भी मेरे पास है वो 35 बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरह से हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि टू कन्वर्ट मिक्स नंबर फॉर क्वेश्चन 3/8 टू फ्रैक्शन, फर्स्ट कन्वर्ट द इंटीजर 4 टू फ्रैक्शन। और यहाँ पर जरा बस उसने खोल कर बताया हुआ है कि हम लोग जो है वो अपनी जो क्या कहते हैं, जो इंटीजर पार्ट होगा उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सही है। और फिर दोनों फ्रैक्शंस को जो है वो ऐड कर देंगे, मतलब एक फ्रैक्शन मेरे पास बन जाएगी 4/1 वाली, ठीक है। और फिर मैं क्या क्या करूंगी, मैं क्या एक 4/1 बन जाएगी, दूसरी बनेगी 3/8 वाली, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी कि अपने जो डिनोमिनेटर है इन दोनों फ्रैक्शंस के, एक मेरे पास है 4/1, दूसरी फ्रैक्शन है 3/8। तो मैंने इन जो ये वाली फ्रैक्शन है पहली जो है, इसके डिनोमिनेटर को जो है वो इक्वल करने के लिए दूसरी फ्रैक्शन के मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सही है। और 8 से ही डिवाइड कर दूंगी, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। और फिर दोनों को मैं प्लस करूंगी तो 8 4 32 + 3 जो है वो 35 बन जाएगा। यहाँ पर जब वो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको ऐड किया गया है कि अगर हमारे पास कुछ जो है वो कोई कांस्टेंट वगैरह आ जाए, या कोई जिस तरह से पाई यूज किया गया है वो उस तरह से कोई वैल्यू आ जाए तो किस तरह से जो है वो करना, सिंपल वैसे ही just जो है वो हम लोगों ने करना यहाँ पर। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी प्लीज, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सही होगा। जी मैम। ये जो 2.12 है, इसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन जो है वो, इसमें एक फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास है 1/स्केयर, और दूसरी जो है वो 3/√5 है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है वो मल्टीपल वेज में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस ये जो कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, बल्कि यू कैन से कि बिल्कुल यूं ही सीधे उठा कर नहीं दिए जाते, थोड़ा सा उन्होंने जो है वो क्वेश्चन जो है वो उसको घुमाया होता है, ठीक है। वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में आता है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। और वो कह देते हैं कि बताएं कि इन दोनों क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन क्या है, कौन सी बड़ी है छोटी है, कोई आपको इन दोनों में कोई क्वांटिटीज में कोई रिलेशन मिल रहा है या नहीं। तो कुछ इस तरह के सवाल जो है वो आते हैं इनमें से, ठीक है। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को जो है वो सॉल्व करना, तो मैं क्या करूंगी कि इसको अगर मैं इधर ऊपर लाऊं तो ये जो है वो थोड़ी उलट हो जाएगी, √5/3 बन जाएगा, उनको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी तो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा यहाँ पर √5/3 √2। यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट्स क्या है। एक्सपोनेंट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, exponents are used to describe to denote the repeated multiplication of number by itself। फॉर एग्जांपल ये है कि जिस तरह से अगर मैं किसी जो है वो कोई नंबर है 120, तो मैं उसके फैक्टर निकालती हूँ तो वो कोई आ जाता है मेरे पास 5 × 2 आ जाते हैं, लेट्स सपोज यूँ, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं बार बार 2 लिखूं, मैं सीधा क्या करूंगी, मैं यूँ लिखूंगी 2 की 2 रेज़ पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 3 रेज़ पावर 4 है, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं यूं लिखूं, मैं इसको सिंपल जो है वो इस तरह से जो है वो लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 जो है वो बेस है, ठीक है। और जो मैंने ऊपर पार में लिखा है यहाँ पर इस तरह से मैंने 5 लिखा है, ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो रीड करते हैं 2 रेज़ पावर 5, ठीक है, सही।
और उसके बाद वो यहाँ पर कहता है कि जब एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास टू हो तो हम लोग उसको स्क्वायर कहते हैं, अगर हमारे पास थ्री हो तो हम लोग उसको क्यूब कहते हैं, अगर फोर्थ हो तो हम उसको जो है वो फोर्थ कहते हैं। यहाँ पर जो है वो जस्ट जो है वो -3 के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ बेसिकली वही एक्सपोनेंट के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर ऑल नॉन जीरो नंबर्स ए ए नॉट इक्वल है वन, ठीक है। जब भी कोई हमारे पास नंबर हो जैसे टू हो, टू की पावर में जीरो आए तो वो मेरे पास जब वो वन बन जाएगा, कोई भी नंबर हो उसकी पावर में जीरो हो, ठीक है, वो हमारे पास जब वो वन बन जाएगा। और कुछ इस तरह की अगर एक्सप्रेशन आए जीरो पावर जीरो तो वो हमारे पास अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव एक्सपोनेंट में उसने कहा है कि फॉर ऑल नॉन जीरो नंबर्स ए का बेसिकली ये सब जो है जो ए इनवर्स है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है। वन ओवर ए जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एक पावर में माइनस वन, मतलब मैं अगर इस ए को यहाँ ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा इसकी पावर वन ए माइनस वन बन जाएगा। सेम इस तरह से ए माइनस टू है, ए माइनस थ्री है। और ये मल्टीप्लिकेशन के केस में कि अगर ए और ए माइनस वन को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो इसका एट द एंड जो है वो मेरे पास वन आएगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और ए की पावर में जीरो जो है वो वन होगा। जिस तरह से अगर मैं इसको खोल के करूँ एक जो है कट हो जाएगा और वन बच जाएगा, सही। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रूट्स क्या होते हैं। रूट्स को मैं बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर n इज अ नंबर r सच दैट r स्क्वायर इन n इक्वल है सॉरी n, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। कि वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर n है, ठीक है, तो मैं और अगर मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो मैं कुछ इस तरह से निकालूंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से जब उसको लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल फोर जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 का, ये सबको पता है, ठीक है। और हम लोग जो है उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि अगर मैं फोर प्लस फोर करूँ या फोर रेस पर टू करूँ तो 16 के इक्वल आता है, ठीक है। और यहाँ पर यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। स्क्वायर रूट की जो सिंबल होता है वो ये है, ठीक है। अगर कुछ जो है ये वाली एक्सप्रेशन अगर देखें कुछ ये है, तो मैंने अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट लूंगी, ठीक है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि फोर का स्क्वायर रूट क्या है, तो ये कट कैंसिल हो जाएगा जो स्क्वायर रूट स्क्वायर से। और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 16 करूँ तो मेरे पास फोर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर इक्वल है फोर पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ ये यू कैन जो है वो टिप्स हैं जो कि हम लोगों ने पहले से पढ़ी हैं कि अगर हमारे पास यूं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो यूं लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ टू की पावर में, तो ये टू जो है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल वो टू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मेरे पास कुछ यूं लिखा हुआ है कि फोर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट जब इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास है वो अब फोर के इक्वल आ जाएगा, सही है। और उसके बाद है ये कि अगर दो स्क्वायर रूट है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम लोग उसको एक स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ थ्री क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो वो अगर मैं उसको एक स्क्वायर रूट में कर तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 बन जाएगा, सही हो गया। सबसे जो हेल्पफुल जो रूल है इसका वो ये वाला होता है, बहुत जगहों पे जो है वो जो आसानी हो जाती है इससे, ठीक है। जिस तरह से अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन वगैरह में वो ये है कि अगर हमारे पास डिवीजन में जिस तरह से यूं लिखा हो कि स्क्वायर रूट ऑफ टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू, ठीक है, तो मैं जो है इसको एक स्क्वायर रूट में कर सकती हूँ, टू ओवर टू। सेम लाइक एग्जांपल ए एंड एग्जांपल बी। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ फाइव ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, तो मैंने इसको जो है वो एक स्क्वायर में एक कर दिया और आगे फिर जो है ये मजीद जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया अगर हमारे पास रूट का ऑर्डर जो है वो टू है तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं, अगर उसका ऑर्डर थ्री है तो उसको क्यूब रूट कहते हैं, अगर उसका ऑर्डर फोर है तो उसको फोर्थ रूट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ जो है वो रूट्स के बारे में ही बातें लिखी हैं।
कि दिस से फॉर ऑड ऑर्डर रूट्स, ठीक है, कि अगर मेरे पास रूट का जो ऑर्डर है वो ऑड है, तो हमारे पास सिर्फ जो है वो एग्जैक्टली वन रूट होगा हर नंबर के लिए, ठीक है, इवन व्हेन एन इज नेगेटिव, अगर बेशक एन नेगेटिव ही क्यों ना। फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है नीचे कि हमारे पास जो है वो 8 है, ठीक है, हम लोग 8 नंबर ले लेते हैं, और मैं कहती हूँ कि 8 का जो क्यूब रूट है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग वो कहता है कि ऑड ऑर्डर रूट्स के लिए, यहाँ पर जो मेरे पास ऑर्डर ऑफ रूट है वो ऑड है, वो कहता है कि कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका रूट जो है वो हमेशा एक वन होगा, ठीक है। तो वन मीन्स ये नहीं है कि वन नंबर होगा, वो ये है कि वो एक होगा, वन दो तीन चार इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो 8 का जो हमारे पास आता है रूट जो आएगा उसके क्यूब रूट ऑफ 8 वो हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। लेकिन सेम अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो है वो 8 के अलावा अगर मैं 8 का मैं फोर्थ रूट लूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो दो बन जाएंगे, टू भी बन जाएगा, फोर्थ भी बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है डेसिमल्स के बारे में, कि डेसिमल का हमें पता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जहाँ पे जिसमें पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो जो है वो डेसिमल वैल्यू बन जाती है। लेकिन अब बात यह है कि अगर पेपर में कोई डेसिमल वैल्यू का सवाल आ जाए और हमारे पास कैलकुलेटर, हमारे पास टाइम भी कम हो, तो हम लोग ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ये इन्होंने एक फिगर यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है, कि अगर डेसिमल से इस साइड पे जाना हो तो ये वंस होता है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, थाउजेंड है, और यहाँ इस साइड पे आना हो तो ये इस तरह से, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ये है जी, वाला जो नंबर है 75, हमारे पास एक नंबर है 7532.418, ठीक है। अब इसको मैंने जब वो अपने जो है वो इसकी डेसिमल फॉर्म जो है वो खत्म करनी है, इसको मैंने जो है इंटीजर बनाना, ठीक है, इंटीजर तो खैर पहले भी है, लेकिन इसका जो है ये डेसिमल पॉइंट है, इसको मैंने खत्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं सिंपल यूं लिख दूंगी 753 2, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया 418, ठीक है। अब जहाँ पर पॉइंट था उस जगह पे मैं लिख दूंगी प्लस, ठीक है, और जितने डेसिमल के बाद नंबर थे उतने मैं वन के बाद जो है वो जीरो लगा दूंगी, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लें और हमारा जो है वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म जब खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर अच्छा, उन्होंने ये टू पॉइंट एग्जाम्पल को रिपीट कर देगा? ये एग्जाम्पल को रिपीट कर देगा पार्टिसिपेंट से? जी, कौन कर रहा है? मैं रिपीट, जी जी, मैम स्क्रीन कीजिए। ऊपर कर दें। ओके, स्क्रीन ऊपर कर दें थोड़ी सी। अच्छा, हमारे पास नंबर है डेसिमल नंबर 7532.418। इसका सिंपल रूल ये है कि आप पॉइंट हटाएं और डिनोमिनेटर में 1 लगाएं, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे उतने आप 0 लगा दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7532.418 डिवाइड बाय 1000। सिंपल इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सही है, सही है, जबरदस्त। जी मैम, प्लीज आगे चलिए। जी प्लीज आप लोग जी। जो भी हैं बाकी स्टूडेंट जो हैं वो भी पार्टिसिपेट किया करें। ऐसे फिर मैं अकेली बोल रही हूँ तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे लेक्चर जो है वो बहुत बोरिंग है, और मतलब आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही। अगर कोई मसला हो, कोई कमेंट देना चाहें कि जो है वो इस तरह से नहीं, जो है वो आप अपनी अप्रोच जो है वो चेंज करें, तो हम लोग किसी और तरह से भी जो है वो लेकर चल सकते हैं, सही है। तो अगर कोई मसला हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो तीनों एग्जाम्पल में जो है वो हमें डेसिमल को जब वो पॉइंट को खत्म करना सिखाया गया, वो कैसे खत्म करते हैं, सही है। और यहाँ पर एक conversely every fraction with integers in the numerator and denominator can be converted to any equivalent decimal by dividing the numerator by denominator using long division, ठीक है। इस तरह बेसिकली यहाँ पर उसने ये बताया है
कि हम लोग जो है वो अपनी जो जिस तरह से हम लोग छोटी क्लासेस में करते थे कि हमारे में कोई डेसिमल नंबर दिया जाता था और हम लोग जो है वो उसको लॉन्ग डिवीजन के मेथड के थ्रू जो है वो उसको कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो वो मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोगों ने जो है वो अपना टाइम भी बचाना है, तो हम लोग इस तरह से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टर्मिनेट क्या होता है, और जो है वो डेसिमल डेट रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग डिवीजन विद आइदर टर्मिनेट एज इन 1 और 4 इक्वल 0.25। मतलब ये कि जिस तरह से हमारे पास जो है वो 1/4 है, ठीक है। मैं इसको डिवाइड करूँ 1/4 को, तो मेरे पास इसका रिजल्ट आता है 0.25, ठीक है। और सेम यहाँ पर जो है मतलब ये एंड हो जाता है, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है वो फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास नंबर है 1/22, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं, 4 5 4 5 4 5, ठीक है। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इनके लिए हम लोग जो है वो बजाय इसके कि मैं सारा आगे नंबर लिखूं, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि एक जो है बार जो है वो ऊपर डाल देते हैं। इससे पता लग जाता है कि ये वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये इतने नंबर जो है वो आगे सेम यही जो है वो रिपीट हो रहे हैं, सही है, ठीक है। मतलब ये कि डेसिमल के बाद जो पार्ट रिपीट हो रहा होता है उसको जो है वो क्या कहते हैं, इंडिकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है वो बार यूज कर सकते हैं। जिस तरह से 215 नहीं, यहाँ पर है 15/14। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो ये नंबर है डेसिमल के बाद 0714285, ठीक है। तो अगर आप लोग चेक करेंगे, ठीक है, तो आगे इसके फिर से यही नंबर ही आएगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं बार बार लिखती और एंड पे मैं इसको जो है वो कंटिन्यू करती, मैंने इसको ऊपर जो है वो बार लगा दिया कि सेम यही नंबर जो है वो आगे आएगा, सही है। बाकी यहाँ पर इरेशनल नंबर्स का बताया, ठीक है। और यहाँ पर ये रियल नंबर्स का बताया हुआ, ठीक है, कि जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है जिसमें हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स सब कुछ जो है वो रियल नंबर पे आते हैं, ठीक है। और इनको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, नंबर लाइन के क्वेश्चंस भी जो है वो जीआर के क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में जो क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। कि एक क्वांटिटी वो क्या बता देता है कि आप दे देते हैं, और दूसरी वो कहता है कि आप लोग जो है वो कोई इनइक्वालिटी दे के वो कहता है कि आप जो है वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एक्स जो है वो कुछ इस तरह से है ग्रेटर देन वाई, या कुछ कोई इनइक्वालिटी देखो कहता है कि आप नंबर लाइन से इसकी वैल्यू ढूंढे और फिर दोनों क्वांटिटीज का जो है कंपैरिजन करें, सही है। तो नंबर लाइन पे हम लोग किस तरह से लिखते हैं कि जीरो के जो है वो राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, और जीरो के जो लेफ्ट साइड है उसके उस पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर यही बताया हुआ है रिलेशनशिप के -√5 से वो लेस देन होता है -2 से, और ये कुछ फिंगर्स की टाइप बताएंगी हैं। ये बहुत इजी, आप लोग जो है वो एक दफ़ा रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये इनइक्वालिटीज की जो है वो चार टाइप्स बताई हैं कि लेस देन की हो सकती है, लेस देन इक्वल की हो सकती है, ग्रेटर की हो सकती है, और ग्रेटर देन इक्वल की हो सकती है। और यही इनइक्वालिटीज जो है वो यहाँ पर इंटरवल जो यहाँ पर बताए गए हैं इनका बताया हुआ, ठीक है। और ये इंटरवल जो है चारों के चारों ये नंबर लाइन से जो है वो लिए गए हैं, सही है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कोई नंबर है मेरे पास, कोई नेगेटिव नंबर है, या फॉर ये मोस्टली तब यूज होता है जब हम लोग जो है वो किसी नंबर दो किसी कोऑर्डिनेट का या किसी पेयर का जो है डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तब यूज होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है अगर हम लोग उसको एब्सोल्यूट करें तो जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का ये फंक्शन जो है वो प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, आप सबको पता होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की, ठीक है। कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं, ठीक है, दो रियल नंबर है आर और जो है वो एस, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि आर प्लस एस जो है वो इक्वल होगा एस प्लस आर, इसको हम लोग बोलते हैं कोमुलेटिव प्रॉपर्टी, सही है। जी, कोमुलेटिव ही कहते हैं, सही है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और ये वाली जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जो है वो मल्टीप्लीकेशन है, सही है। तो रियल नंबर्स में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर दो नंबर्स मतलब ये कि मैं इनकी जो अरेंजमेंट है वो जो है आगे पीछे करती तो वो फिर भी आंसर इक्वल आएगा। यहाँ पर ये है कि ये वाली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
एंड विद रिस्पेक्ट टू जो है वो मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर इसको भी फॉलो करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, कि अगर दो नंबर को मैं पहले प्लस कर लूँ, ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाला जो होता है वो पहले सॉल्व करके फिर मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इक्वल होगा आर एस प्लस आर, ठीक है, ठीक सही हो गया। फिर मैं अगर आर के अंदर जीरो को ऐड करूँ तो आर के इक्वल आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। डिवीजन बाय जीरो जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड होती है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आर और एस जो है वो पॉजिटिव है तो फिर मैं बेशक उनका प्रोडक्ट लूँ या सम करूँ वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो उसका जो सम है वो नेगेटिव आएगा बट उसकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव आएगी, बिकॉज अगर मेरे पास दो नंबर है -2 क्रॉस -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो हमारे पास जो है एक इनइक्वालिटी यहाँ पर, ठीक है, कि अगर मेरे पास आर प्लस एस का मैं एब्सलूट लूँ, ठीक है, तो मेरे पास हमेशा लेस देन इक्वल होगा एब्सलूट ऑफ और प्लस एब्सलूट ऑफ एस। इस इनइक्वालिटी को हम लोग जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी यूज कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है उसमें यूज होती है, ठीक है, कि जिस तरह से कोई हमारे पास ट्राइंगल वगैरह हो तो और हम लोगों ने उसकी कोई दो साइड्स की जब वो लेंथ वगैरह जो है वो निकालनी हो तो तब हम लोग जब इस इनइक्वालिटी को यूज करते हैं, ठीक है। और ये अगर हम लोग इसके अंदर आर और एस की कोई वैल्यूज पुट करें तो ये इनइक्वालिटी जो है वो फुलफिल भी होगी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने एस को -2 प्लस -2 कर तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, और अगर मैं करूँ यहाँ पर 5 प्लस और एब्सलूट ऑफ -2 तो 5 प्लस 2 जब 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 लेस देन है 7, सही है। अगर मैं दो का यूं ये भी हो सकता है कि बेशक मैं अलग अलग एब्सलूट लेकर मल्टीप्लाई करूँ, बेशक मैं इकट्ठे मल्टीप्लाई करके एब्सलूट करूँ, वो इक्वल है जी। उसका ये जो रेशियो है और उसके बाद हमारा कंसेप्ट है percentage, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने तकरीबन थर्ड पेपर में जब उनके क्वेश्चन है तो उनको ज़रा गौर से सुनिएगा। सही हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है कि रेशियो क्या होती है, ठीक है। रेशियो में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास दो क्या कहते हैं कि जो है वो दो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी वन कह लेते हैं, दूसरी क्वांटिटी टू कह लेते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोगों ने क्या करना था कि एक क्वांटिटी के रिलेटिव दूसरी क्वांटिटी को जो है वो डिस्क्राइब करना था, ठीक है। द रेशियो ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर इज अ वे टू एक्सप्रेस देयर रिलेटिव साइज, ठीक है। और ऑफन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी इज नोमिनेटर, जिस तरह से फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं ना सी ओवर डी करके, सेम रेशियो जो है वो इसी तरह से लिख जाता है कि सी जो है एक क्वांटिटी है और उसके हम लोग रेशियो ले रहे हैं दूसरी क्वांटिटी डी के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि द इफ एस एंड टी आर पॉजिटिव क्वांटिटीज देन रेशियो ऑफ एस टू टी कैन बी रिटन एज, इस तरह से हम लोग जो है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि इफ देर आर 2 एप्पल एंड 3 ऑरेंज इन अ बास्केट, तो उसकी जो हम लोग रेशियो वो कैसे लिखेंगे, तो वो हम लोग 2/3 लिख देंगे, सही हो गया। यहाँ पर ये बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रोपोर्शन ये था कि दो रेशोज को जो है वो इक्वेट करने के लिए, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, हम लोग प्रोपोर्शन यूज कर, तो प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो ये होता है, दो दफा रेशियो डाल दें तो हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाता है। और अगर इक्वलिटी भी यूज करें तो वो भी जो है वो रेशियो ही समझा जाता है। और हम लोग जो है वो प्रोपोर्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, 9/12, और दूसरी जो है वो 3/4 है, ठीक है। ये दोनों जो है वो इक्वल है, तो मैं क्या करूँगी 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 3 से को 12 से मल्टीप्लाई, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं जो है वो दो क्वांटिटीज को, सही होगा। मैम ये ना एक चैट में क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क है? सो इन्फिनिटी वो होती है जो सही। ऐसा नंबर होता है जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं ना, वो इन्फिनिटी होती है। लेकिन स्टिल आप कहीं न कहीं पहुँच सकते हैं किसी नंबर पे। लेकिन अनडिफाइंड क्या होता है, आपके पास कोई क्लू ही नहीं होता उस चीज़ का कि क्या क्या वैल्यू होगी, कहाँ तक होगी। जैसे कि एक सर्कल है ना, उसके अंदर डॉट्स हैं, सही है? वो आपको नहीं पता कि वो कहाँ जाके ख़त्म हो रहे हैं, ये क्या चीज़ है।
तो वो अनडिफाइंड, या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई पॉसिबल वैल्यू ना होगी, ये इतनी बड़ी वैल्यू होगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो इन द एंड जो इन्फिनिटी है ना, वो भी कहीं ना कहीं अनडिफाइंड की तरह की है, लेकिन ये सेम नहीं है। जी, ऐसे ही है। यहाँ पर जो है वो उसने कहा 1.61 क्वेश्चन में, टू फाइंड अ नंबर x सो दैट रेशियो ऑफ x टू 49 इज सेम एज रेशियो ऑफ 3 to 1। ठीक है, उसने कहा है कि हमारे पास एक नंबर x है, ठीक है, और वो कह रहा है कि टू फाइंड अ नंबर x, मैंने कोई नंबर x जो है वो फाइंड करना है, सो दैट रेशियो ऑफ x टू 49, मतलब ये कि ये मेरी एक क्वांटिटी है और 49 जो है वो ये मेरी सेकंड क्वांटिटी है, ठीक है। a टू b मतलब x टू 49, ठीक है, एक ये रेशियो बन गई, ठीक हो गया। दूसरे कहते हैं इज सेम, मतलब जो है वो इक्वल होगी द रेशियो ऑफ 3 to 21, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वल होगी 3 to 21। अब मैं इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब आगे जो है वो हमारे पास कुछ जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे हम लोग जो है वो अपने टॉपिक्स पे जंप आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने साथ पेन और पेपर रखा करें ताकि साथ साथ जो है वो सॉल्व भी हो जाए, सही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास परसेंट, ठीक है, कि परसेंटेज का चीज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है पहले ये पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। द टर्म परसेंट मीन्स पर हंड्रेड्स आर हंड्रेड्स, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई जो है वो चीज है, ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि भाई इसका जो है वो इस चीज का जो है वो 100 पार्ट निकाल करता है, ठीक है। या इस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई यू कैन से कि हमारे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, दो चीजों का, ठीक है, मिक्सचर है, तो हम कहते हैं कि इसमें से बताएं कि जो है वो जो अ, दो क्वांटिटीज का मिक्सचर बनाया तो क्वांटिटी टू की कितनी परसेंटेज है वो इस मिक्सचर के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो परसेंटेज जो है वो किसी नंबर को सॉरी कि ये चेक करने के लिए यूज करते हैं कि वो उसके अंदर कितना पाया जाता है, सही है। परसेंट मीन पर हंड्रेड, परसेंट आर रेशियो that are often used to represent parts of a whole, ठीक है। पार्ट्स ऑफ होल मतलब ये कि बेसिकली ये होता है कि हम लोग हमें ये कहता है कि कहा जाता है कि जिस तरह से हमारे पास 100 है, ठीक है, ठीक है, 100 परसेंटेज है, ठीक है, ये होल पार्ट है, हमारे पास होल परसेंटेज है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर मैं इसका 20 पार्ट पार्ट जो है वो लूँ, इस 100 परसेंटेज का 20 पार्ट लूँ, तो मेरे पास क्या निकलता है, सही है। तो ये कुछ इस तरह से बनता है कि ये हमारे पास का पार्ट है और ये हमारे पास होल है, मतलब पार्ट टू होल रेशियो होती है हमारे पास परसेंटेज, सही होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये है जी, 1% मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 100। 1% अगर मैं कहूँ तो उसका मतलब मेजरली जो हम लोग परसेंटेज जो है वो हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा है कि वो 100 पार्ट 100वां हिस्सा होता है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि 1% ऑफ 100, तो इसका मतलब है कि 100 में से एक पार्ट जो है वो मैं जो है वो पिक कर लूँ, सही हो गया। तो 1% मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 1% इज, और अगर हम लोगों ने 1% लिखना हो, ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, और डेसिमल में जो है वो यूं लिखते हैं, सही हो गया। उसके बाद सेम यहाँ पर लिखा हुआ 32% मीन 32 पार्ट्स आउट ऑफ 100, 50% मीन 50 पार्ट्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पार्ट बोल रही है, और यहाँ पर बताया हुआ है कि 100% का आता है, ठीक है। तो मैं 100 पार्ट जो है वो ले रही हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास जो होल है वो भी 100 है, जो होल है मेरे पास वो भी 100 है, और जो मैं उसका पार्ट पिक करी हूँ वो भी 100 है, तो वो मेरे पास जो है वो ओवरऑल जो है वो 1 आ जाएगा, सही हो गया। उसका यहाँ पर ये कुछ कन्वर्जन बताई हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है जी। यहाँ पर से कहा हुआ है कि अगर सबसे पहले जब भी आप लोगों ने जो है मैथ के मॉड्यूल का कोई भी सवाल जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग ने उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि उसमें हमें चीजें क्या क्या गिवन है, ठीक है। और हम लोग जो है वो अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला या कौन सी टिप वगैरह लगा के जो है वो अपना आंसर निकाल सकते हैं, सही है। और जैसे जैसे यहाँ पर जो है वो हमें एक बात बता रहा है, अगर हमारे पास होल जो है वो 20% है, ठीक है, अगर पूरा जो है होल हमारे पास कोई चीज जो है वो है
हमारे पास 20, ठीक है, ठीक है। और उसका जो पार्ट है वो 13 है। तो हम लोग, अगर मैं कहती हूँ कि 20% का, मतलब ये कि मेरे पास कोई चीज है, उधर 20 का कितनी परसेंटेज लूँ, तो उसका पार्ट जो है वो 13 बनेगा। सही है। तो उसने कहा कि इफ द होल इज 20 एंड द पार्ट इज 13, यू कैन फाइंड द परसेंटेज एज फॉलो। तो अगर मेरे पास हम लोगों ने फार्मूला अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो परसेंटेज है हमारे पास पार्ट टू होल रेशियो, ठीक है। उसने कहा कि मेरे पास होल 20 और पार्ट 13 है, तो मैं परसेंटेज इस तरह से निकाल सकती हूँ कि 13 को 20 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर उसने कहा है, ये एग्जाम, एक सेकंड मैं इसे रेज कर लूँ तब तक के लिए। अगर कोई सवाल है या कोई मसला है, कुछ भी कोई जनरल क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लो। ठीक है। पार्टिसिपेट जितना ज्यादा करेंगे आप लोग जो है, जो हमें भी सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं 1.7.10 में what percent of 150 is 12.9, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास एक चीज है, कोई थिंग है, ठीक है। उसकी जो टोटल जो परसेंटेज बनती है वो कहते हैं होल जो है वो हमारे पास 150 है। सही है। कहता है कि हमारे पास 150 है और उस होल का मैं अगर लेती हूँ 12.9, ठीक है, तो वो कितनी परसेंटेज बनेगी। ठीक है। इस तरह से ये होता है कि हम लोग जो है वो हम लोग कहते हैं कि 100 का जो है वो 100 में से हम लोग कितनी परसेंटेज लें, तो उससे जो नंबर आएगा वो 10 आएगा। सेम यहाँ पर यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हम लोग 150 में से कितनी परसेंटेज लें, तो मेरे पास उससे जो नंबर आए वो 12.9 है। सही है। बताइए कि मैं 150 का 12.9 पार्ट जो है वो पिक कर रही हूँ। ठीक है। 150 मेरे पास होल है और उसका जो पार्ट है वो 12.9 है जो मैं पिक कर रही हूँ। तो इसका भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 12.9 बाई 150। इसको मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास उसका जो है वो आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। ठीक है। दूसरा ये होता है कि मैं कहती हूँ कि जिस जो नंबर आना है, ठीक है, जो परसेंटेज आनी है वो मेरे पास कोई नंबर होगा। ठीक है। लेट्स सपोज कि वो नंबर जो है वो मेरे पास होगा x%। ठीक है। परसेंटेज पर के साथ उसका साइन लगा देते हैं। सही होगा। वो होगा x%। ठीक है। वो x% किसका होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा 150 का। सही हो गया। ठीक है। मैं कह रही हूँ कि हमारे पास कोई एक नंबर है 150, उसकी मैं इतनी परसेंटेज ले रही हूँ x%। ठीक है। तो उसकी मैं x% लूँ तो वो मेरे पास आती है 12.9, राइट। तो मैं क्या करूंगी कि 12.9 को डिवाइड करूंगी 150 के साथ। ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। सही हो गया। अगर परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप जो है वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने पार्ट टू होल करके जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि 150 जब मेरे पास टोटल है। ठीक है। और उसका मैं 9th पार्ट जब वो मैं ले रही हूँ। ठीक है। तो उसकी जो परसेंटेज निकालनी है उस तरह से निकाल लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि टू फाइंड 30%, टू फाइंड जस्ट लेट मी रेज इट। जी। अब वो कह रहे हैं कि टू फाइंड 30% ऑफ 350। ठीक है। 350 का 30% मैंने फाइंड करना है। 350 का मैंने 30% निकालना। ठीक है। कि अगर मैं 350 में से 30% लेती हूँ तो मेरे पास क्या नंबर आता है। तो सेम वही फॉर्मूला ही है कि जहां मैंने x% लगाया था, जिस तरह से ये है x%, सॉरी ये परसेंटेज है। ठीक है। मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। और ये जो है ये मेरे पास 350 है। सही हो गया। अब ये जो x% वाला नंबर है ये मेरे पास है 30%। सही है। उसने कहा है कि अगर मैं 350 का 30% दूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए। तो वो भी मैं इस तरह से फाइंड कर सकती हूँ कि 30 को मैं 100 के साथ डिवाइड करके 350 के साथ मल्टीप्लाई करूँ।
तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर जैसे क्या है, ओवर होल से भी आप लोग कर सकते हैं। सही है, इसको आप लोग अपने एंड पर देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर से बात की है 15 इज 60% ऑफ वर्ट नंबर। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल जो है वो मिलते जुलते हैं और जीआरई के पेपर में भी परसेंटेज के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि जो मेरे पास अब उसने कहा है कि ये मेरे पास पार्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास परसेंटेज है। अब उसने कहा कि वो नंबर फाइंड करें। ठीक है, जिसका मैं ये नंबर लूँ 15 लूँ, या यूँ कह लें कि वो नंबर फाइंड करें जिसका मैं 60% लूँ तो मेरे पास जो नंबर आए वो 15 आए। सही है, उसने कहा है कि वो नंबर फाइंड करें। ठीक है, लेट्स सपोज वो नंबर एक्स है, वो नंबर फाइंड करें जिसका मैं 60% लूँ तो मेरे पास इक्वल आए 15 के। राइट, तो मैं इस 60 को डिवाइड करूंगी 100 के साथ तो आ जाएगा 0.6। ठीक है, और फिर मैं 15 को डिवाइड कर दूंगी 0.6 पर, तो मेरे पास वो नंबर जो है वो आ जाएगा, और वो नंबर आ रहा है 25। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 25 स्टार्ट 60% लेती हूँ तो वो मेरे पास 15 के इक्वल आएगा। राइट, आगे इस तरह से ये है। आगे यहाँ पर ये बताया हुआ है कि कुछ नंबर्स वो भी होते हैं जिनकी परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 100 है। मतलब ये कि परसेंटेज जैसे जो उसका स्टैंडर्ड है वो हम लोग लेते तो 100 में से है। ठीक है, लेकिन अगर 100 ग्रेटर देन आ जाए, 300 400 आ जाए, तो भी सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरह से सॉल्व करना। जिस तरह से मैं ये बता देती हूँ कि 15 इज 300% ऑफ 5। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये नंबर कौन सा। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल परसेंटेज है वो 300 है। ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका मैं 300% लूँ तो वो 15 के इक्वल आए। सही है, 300% मैं लूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आए 15। सही है, तो इसको जब मैं डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह करूंगी तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 15 5 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 5 इसका ओवरऑल जो है वो आंसर आएगा, और यहाँ पर उन्होंने भी 5 ही लिखा था। ठीक है, सेम उसी तरह से निकालना है। उसके बाद जो परसेंटेज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं परसेंट इंक्रीज। मैम जी सर। हमारा टाइम हो गया, इसे कल कर ले मैम, टाइम हो गया हमारा। जी जी सर, ठीक है। जी, तो प्लीज़ मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगी। ठीक है, वो ये है कि आप लोग सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया करें, अदरवाइज इसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। या बेशक आप लोग प्रेजेंट कर लिया करें, जितना प्रेजेंट करेंगे उतनी अच्छी जो है वो हमारी तैयारी होगी, और जितने लोग मिलकर, जितने ज़्यादा माइंड मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है, उतनी नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। सही है, तो आप लोग प्लीज़ पार्टिसिपेट क्या करें। चैनल में स्लैक पे आप बता सकते हैं कि हम लोग में किसने प्रेजेंट करना है, या कोई मसला हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। थैंक यू मैम और आयशा असलम। तो आप लोगों ने भी वो क्वांटिटेटिव मॉड्यूल शुरू कर दिया अभी स्टार्ट से? जी सर। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। तो आप लोगों ने किस तरह प्लान किया हुआ है कि 6 वीक्स में क्या 2 वीक्स क्वांटिटेटिव, फिर 2 वीक्स जी वर्बल, सर। इस तरह करके आप? जी सर, अभी तो 6 वीक का ही सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह हम लोग जो है वो 6 वीक के अंदर जो है वो कवर करेंगे। 2 वीक क्वांटिटेटिव, 2 वर्बल और 2 एनालिटिक में। तो अच्छा अच्छा। बेसिकली जो मैथ का हम लोगों ने शुरू किया ये बहुत जो है वो स्क्रैच से किया है कि हम्म। मैंने जो इसके जीआरई के प्रैक्टिस टेस्ट देखे थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, तो उनमें तकरीबन मैथ के जो बिल्कुल माइनस कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे वो सारे के सारे यूज हो रहे हैं। तो फिर या तो ये था कि हम एक टेस्ट पकड़ते और उसको सॉल्व करते और साथ साथ चीज़ों जो भी आए वो देख लेते।
अदरवाइज ये था कि हम लोग पहले कंसेप्ट देख लेते और साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाते। तो सबने कहा था कि ये जो जिस तरह से कर रहे हैं ये ठीक है। बाकी अभी अच्छा, हमने हाँ, सोचा ठीक कि है। हम्म। बाकी अभी हम लोगों ने ये सोचा कि अब जो है वो नेक्स्ट टाइम से जो है वो हम लोग जो है वो एक टेस्ट लिया करेंगे और हाफ टाइम में वो टेस्ट सॉल्व किया करेंगे और हाफ में जो है वो कुछ जो है वो पढ़ लिया करेंगे। अच्छा, 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 चलिए ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये एनालिटिकल में मैं अहमद इस्लाम का वो लेक्चर देख रहा था, इसमें 2 30-30 मिनट्स के होते हैं, राइट? वो बता रहे थे, तो एनालिटिकल में ऐसे लिखना होता है या वो एक पैसेज दे देते हैं और उसको पढ़ के कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं? एनालिटिकल में क्या होता है? सर ये एनालिटिकल में 2 पार्ट होते हैं और उन दोनों में बेसिकली जो है वो एक इश्यू से रिलेटेड पैसेज होता है और दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है हमारे पास आर्गुमेंट का। तो उसमें आर्गुमेंट से रिलेटेड जो है वो पैसेज होता है और फिर हम लोगों ने उसको पढ़ के जो है वो फर्दर जो है वो अपना जो है वो रिस्पॉन्स करना होता है और काफी लंबा चौड़ा करके जो है वो उसको ऊपर लिखना होता है कि मीन्स कि हम लोगों ने उसको अच्छा, एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा, अच्छा, मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं होते, एक क्वेश्चन होता है मेरे बेस, मतलब एक पैसेज पढ़ के आपने उसके बारे में कुछ अपनी ओपिनियन देनी जी होती है, सर। राइट? इस तरह होता है। जी सर। जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, सही है। इसमें ये जो क्वांटिटेटिव है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है? इसमें ये जो 3 है हमारे पास ना, एक क्वांटिटेटिव है, एक वर्बल है और एक एनालिटिकल है। ये जनरल जीआरई की जी। हम बात करते हैं ना, जब हम इस तरह बात करते हैं। जी। जी। बिल्कुल ऐसे जी। सर। अच्छा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पूछ रहे थे, जिस तरह मेरा ख्याल है आप हेल्थ साइंसेज या इसकी बात करते हैं, उसके लिए फिर सेपरेट एक मॉड्यूल ऐड हो जाता है। सर सर वो बेसिकली जो है ही सेपरेट है। अच्छा, जो जी वो सर। जीआरई जीआरई है। सेपरेट है। जी। जीआरई दो तरह का होता है। एक ये है जो जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं जो कि जनरल टेस्ट है और जो दूसरा होता है वो जो है उसमें सब्जेक्ट के जो डोमेन है वो स्पेसिफिक हो जाती है कि उसमें बायोलॉजी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है। और जिस अगर हम लोग जो है वो जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हैं तो फिर हमारा जो एडमिशन है किसी उन्हीं स्पेसिफिक एरियाज में ही है जो है वो हो सकता है। अच्छा, अच्छा, राइट, 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 सही, सही है। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, देन मेरा ख्याल है टाइम भी हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो इस सेशन को मैम आयशा, आप और अहमद इस्लाम है और मोहम्मद एहसन, आप लोग तीन लोग मॉडरेट कर रहे हैं। जी सर। चलिए, थैंक यू भाई, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू ओके, सर। फिर अल्लाह हाफिज। जी तो हमारे सेशन का टाइम भी हो चुका है, ठीक है? तो कल मिलते हैं फिर।